सबसे पहला चीज हो इलेक्ट्रिक सबसे पहला चीज हो मैग्नेटिक फ्लक्स। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट चीज को लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे? I से, है ना? It is defined as the total number of magnetic field lines. Magnetic field lines passing through given area. Passing through given area normally or perpendicularly to the surface is known as phi. Phi का मतलब होता है फ्लक्स। यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी दिए हुए एरिया से जितना पास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली flux is defined as the dot product of magnetic field and area, that is BA cos theta, where B क्या है? where B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और A जो है वो एरिया है। ठीक है? Its SI unit is Weber. Weber means टेस्ला मीटर स्क्वायर, वही हम लोग वेबर कहते हैं। इसको हम लोग वेबर कहते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर कहते हैं। Its dimension is इसका डायमेंशन क्या लिखते हो बताओ? ml2 e minus 2 a minus 1। अब कैसे इसको निकालते हैं? तो f इक्वल्स टू 2bp sin थीटा हम लोग पढ़े थे चैप्टर 4 में, और यहाँ से E इज इक्वल्स टू अगर आप निकालिएगा f डिवाइडेड बाय qb, तो फोर्स का डायमेंशन अब क्या लिखते हैं? mlt minus 2, और चार्ज का डायमेंशन हो गया at, है ना? अब E मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया lt minus 1। तो a कैंसिल हो गया, E से t कैंसिल हो गया, mt minus 2 a minus 1, ये आपका डायमेंशन निकला मैग्नेटिक फील्ड का, है ना? अब phi इक्वल्स टू आप क्या पढ़ेंगे? b डॉट a, तो b a cos थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या लिखिएगा? mt minus 2 a minus 1 into area का डायमेंशन a स्क्वायर, तो therefore its dimension will become 7 square e minus 2 a minus 1। ये हमारा डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड का इसका डायमेंशन हो गया। फिर आगे आओ कि अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। कौन प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऐसी क्वांटिटी देती है, सो बताओ हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देती है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट फ्लक्स का सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल। और 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल होता है। और 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 to the power -8 वेबर होता है। ये सीजीएस यूनिट है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड इतना ही चीज है। एक बार फिर से को रिपीट करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया normally or perpendicular to the surface is known as magnetic flux, है ना। It is also defined as the dot product of magnetic field and area vector, where B is the magnetic field and A is the area vector. अब B a cos theta है, तब B a cos theta का मतलब हो गया कि जैसे ही तुम डॉट प्रोडक्ट हटाते हो वैसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, cos theta लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, cos theta। तो B a cos theta, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, वेबर। इसका डायमेंशन क्या लिखते हैं, m/2 t - 2 a-1। और देखो इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाले, और मैग्नेटिक फील्ड का जब डायमेंशन निकालोगे तब इस फार्मूले का यूज करोगे। इसी से मैग्नेटिक फील्ड का आसानी से यानी डायमेंशन निकल जाता है। और जब ये निकल गया तो फिर इसका एरिया का डायमेंशन पुट करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। इसका सीजीएस यूनिट क्या बोले हम, या डॉट प्रोडक्ट है, इसमें स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स का सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है और 1 वेबर में 10 to the power 8 मैक्सवेल होता है। कहानी खत्म, कंप्लीट। नेक्स्ट में और इसको रख करें। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट किए, फाई से। और फाई इक्वल्स टू लोग क्या लिखे, वेक्टर V डॉट वेक्टर A। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख दिया B डॉट A, मतलब B a cos थीटा। when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब ही हो गया ये या एक सरफेस है, जिस सरफेस का एरिया इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन B एंड A, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखेगा, B A cos 0 डिग्री। और cos 0 का मतलब हो गया B into A, यानी फ्लक्स विल बी मैक्सिमम कब, when थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। फिर सेकंड में when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री होगा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या आप लिखते हैं बताइए, B A cos 90। और cos 90 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया ये सरफेस है और इसका एरिया ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स विल बिकम 0, फ्लक्स विल बिकम 0, है ना। थर्ड केस हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू BA
cos 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस बी ए। यह कंडीशन कब होगा? जब एरिया इधर हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो, ऐसे कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू जीरो, फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ Faraday law of electromagnetic induction, very important for board exam, Faraday law of electromagnetic induction। Faraday have given two laws। How many laws? Two। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ Faraday का पहला लॉ था, whenever magnetic flux linked with the coil changes, magnetic flux linked with coil changes, then EMF will induce in the coil, induced in coil. It lasts up to which magnetic flux is changing. Magnetic flux is changing, है ना? इसका मतलब हुआ क्या बोल रहा है? इसका कहना है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, किसमें चेंज होता रहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा तो उस कॉइल में करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना खत्म तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी खत्म है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करो यह एक कॉइल है, यह एक कॉइल है, और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ और एक मैग्नेट है जिसका कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल में से कोई भी पोल इसके तरफ तुम लेके जाते हो, कॉइल की तरफ लेके जाते हो, तब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना शुरू होता है, और जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, और जैसे ही चेंज होना बंद, ईएमएफ का इंड्यूस होना भी बंद हो जाता है। किसका इंड्यूस होना बंद हो जाता है? ईएमएफ का इंड्यूस होना बंद हो जाता है ना? अगर इस कॉइल का वेलोसिटी कर दे जीरो जिस भी समय पे, उस समय इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी वैल्यू हो जाएगा जीरो, है ना? अगर जिस स्पीड से यह मैग्नेट चले और उसी सेम स्पीड से कॉइल मूव करे तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल and magnet is zero. Then EMF will also zero. Or if EMF is zero, then induced current is also zero. पहला लॉ फैराडे का यह कह रहा है कि EMF पैदा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका पैदा होने का? तो बोला फ्लक्स में चेंज होने के कारण EMF पैदा होता है। यही बात है ना, कि अगर ईएमएफ में चेंज होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। ये पहला कारण बताया क्यों हुआ, और दूसरा कारण बताया, सेकेंड जो लॉ बताया वह यह बताया, क्या बताया सेकेंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ
change of flux is directly proportional to induced EMF. Directly proportional to induced EMF. Proportional to induced EMF. ये सेकेंड लॉ। देखो जब जब रेट वर्ड का बात करेगा तब तब इस टाइम से डिफरेंशिएट है। इससे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी इसका मतलब E is equals to है ना, E is directly proportional to, ऐसे लिखो, E is directly proportional to d phi by dt, है ना। लेकिन कौन सा साइन होगा? माइनस E equals to minus m into d phi by dt, है ना, फॉर n टर्न। अगर कॉइल में n टर्न्स होगा तो EMF का फॉर्मूला इतना होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EMF। फिर आगे आओ कि अगर आपको इंड्यूस्ड करंट बोलेगा निकालने के लिए तो I equals to E by R, तो E का मतलब क्या लिखोगे बताओ? माइनस n by R into d phi by dt, है ना। फिर आपसे पूछेंगे चार्ज बताओ, तो dq equals to I into dt, तो I के जगह पे क्या लिखेंगे? n by R into क्या लिखेंगे बताइए? d phi by dt into dt, तो dt से dt कैंसिल करो तो क्या बचा बताओ? माइनस n by R into d phi, यह चार्ज का फॉर्मूला है कि नहीं? यही तो कर, यही तो अभी क्वेश्चन था नहीं कि ये चार्ज कितना पे डिपेंड करता है, तो माइनस n by R into d phi by dt। और निगेटिव साइन क्यों है? तो निगेटिव साइन कहता है कि फ्लक्स के चेंज होने के अपोज करने के कारण इसमें ईएमएफ पैदा होता है। यही निगेटिव साइन का मतलब है कि फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका वो क्या करता है? अपोज करता है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में हो फैराडे का दोनों लॉ को कंप्लीट किए, उसके बाद और लेंज लॉ। कौन सा लॉ? लेंज, है ना। देखो लेंज लॉ, लेंज लॉ क्यों आया पता है? लेंज लॉ टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देने के लिए ही लेंज लॉ आया। मतलब देखो फैराडे ये बता दिया कि कॉइल में अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, क्लियर होता है? ठीक, फ्लक्स में चेंज होने के कारण करंट पैदा होता है, और जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक करंट पैदा होता रहेगा, और फ्लक्स में चेंज होना बंद तो करंट का इंड्यूस होना बंद। यह बात बता दी। फिर दूसरा बताया कितना ईएमएफ होगा, तो बोला the rate of change of induced, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to its induced EMF। क्या कारण है EMF जनरेट करने का? यह पहला बात बताया फैराडे। दूसरा यह बताया कि कितना EMF पैदा होगा, तो E equals to minus d phi by dt उसका यूज किया और बता दिया। लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए फैराडे कुछ नहीं किया। तो डायरेक्शन बताने के लिए किसका लॉ है? इसका लेंज लॉ। लेंज लॉ सबसे पहले आओ कि यह डायरेक्शन बताता है, किसका डायरेक्शन? तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यह है क्या? तो बोलता है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पे यह बेस्ड, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी is converted into electrical energy,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट है द पोलरिटी of the coil, the polarity of the induced EMF is such that the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux, which opposes change in magnetic flux, ठीक है। अब सुनो, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेट का कौन सा पोल हमारे पास नॉर्थ पोल या साउथ पोल इसके तरफ आ रहा है, ठीक है। तो साउथ पोल अगर इसके तरफ आ रहा है तो इस कॉइल इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो रोकने के लिए कौन सा पोल जनरेट करेगा, साउथ। और साउथ अगर जनरेट करेगा तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज नहीं। फिर क्या करो, ये इधर मान लो नॉर्थ पोल कर देते हैं, इधर साउथ कर देते हैं, इसको छोड़ दो। अब बोलो कौन सा पोल इसकी तरफ आ रहा है, कॉइल की तरफ नॉर्थ, और नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को रोकने के लिए कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ अगर बनाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। अब दूसरा कंडीशन, साउथ पोल इससे इस कॉइल से दूर जा रहा है, दूर, तो साउथ पोल अगर दूर जा रहा है इसको रोकने के लिए कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ। रोकना है इसको, कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ अगर बनाएगा तो क्या होगा बताओ, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर नॉर्थ पोल या साउथ, अब इसको ऊपर खींच रहा है, तो कौन सा पोल दूर भाग रहा है, सोचो तो कौन सा पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा पोल बनाएगा, साउथ। तो साउथ बनाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज नहीं। आप कभी कभी क्या किया, ये नॉर्थ है या साउथ है, इसमें कॉइल में थोड़ा सा कटिंग दे दिया, कटिंग का मतलब ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट। आप बोलेगा बताइए इसमें करंट का डायरेक्शन, तो देखो ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट का वैल्यू हो जाएगा 0। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आप सुनो, आप क्या करो, I इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज कर रहा है ना। और यहाँ पे एक कॉइल है A और यहाँ पे दूसरा कॉइल है B, और करंट इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला बात ये सोचो कि ये देख रहे हो ये करंट है, ये पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब कौन सा पोल इस पे जनरेट करेगा बताओ, नॉर्थ पोल। अब करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही है, तो नॉर्थ पोल बढ़ रहा है, इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, इनवर्ड हो गया। तो इसमें नॉर्थ पोल बढ़ रहा है, कौन सा पोल बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल इंक्रीज कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए कौन सा पोल देगा कि नॉर्थ पोल की पोलैरिटी हटा दे, तो कौन सा पोल इस पे डालोगे, साउथ। और साउथ अगर डालोगे तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज। और इसमें देखो, इसमें साउथ पोल बढ़ रहा है, कौन सा पोल बढ़ रहा है, साउथ पोल बढ़ रहा है। तो साउथ पोल अगर बढ़ रहा है, इसको घटाने के लिए कौन सा पोल इसमें देना पड़ेगा, नॉर्थ। और नॉर्थ दोगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे बोलोगे बताओ, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह सेकेंड केस में आओ कि ये ऐसे है और आई जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज
डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? क्या डिक्रीज कर रहा है? आई हमारा डिक्रीज कर रहा है। इस पे है कौन सा पोल? नॉर्थ। इस ए पे नॉर्थ पोल है कि नहीं? बी पे कौन सा पोल है? साउथ पोल है ना? ये बी पे कौन सा पोल जनरेट हो रहा है? साउथ। आई डिक्रीज कर रहा है। आई अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब नॉर्थ पोल की पोलैरिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसको रोकने के लिए कौन सा पोल तुमको देना पड़ेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ अगर डालोगे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ डालोगे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अब देखो तीसरा केस और थर्ड नेक्स्ट इसी में कि अगर आई मेरा कांस्टेंट हो जाए, आई अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस ए पे ऑलरेडी नॉर्थ पोल बना हुआ है, लेकिन नॉर्थ पोल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और इस पे साउथ पोल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है ना तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इसके ईएमएफ इस पे इंड्यूस नहीं होगा, और इसीलिए इसमें करंट का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि जब तक चेंज होता रहेगा तभी तक इंड्यूस होता है, चेंज नहीं करेगा तब तक इंड्यूस करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, क्या पूछता है जरा सुनो। यह पूछता है कि what is the acceleration of magnet? है ना? अब क्या किया कि ये कॉइल है, ये जो है ना ये नॉर्थ ये साउथ ऐसे करके इसको डाल, तो डाल दिया। तो जब तो इस जब आ रहा था इधर तो ये कौन सा पोल बना दिया? नॉर्थ पोल बना दिया। कौन सा पोल बनाया? नॉर्थ पोल बनाया। तो ये जब नॉर्थ पोल ही बनाया तो नॉर्थ पोल बनाया तो बोलेगा क्या? अब ये बताओ कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? ग्रेटर देन जी, पहला ऑप्शन। ए इज लेस देन जी, दूसरा ए इक्वल्स टू जी, और चौथा ऑप्शन दे दिया डी में ए इक्वल्स टू 0। तो देखो जब इक्वल आने लगा तो ऑलरेडी इसको रोकने के लिए नॉर्थ पोल बने, और नॉर्थ पोल का मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये फ्री फॉल नहीं रहा। और अगर फ्री फॉल नहीं रहा तो इसका मतलब ए इज क्या होगा? लेस देन 0। ए का वैल्यू क्या लिखेगा? लेस देन 0 जी, ये लिखेगा। नेक्स्ट में आओ अगला क्वेश्चन। मोशनल ईएमएफ rectangular wire in uniform magnetic देखो इसमें बोला मोशनल ईएमएफ, तो यदि इसका मतलब ईएमएफ पैदा हो लेकिन किसके कारण हो? तो मोशन के कारण। अब मोशन का मतलब या तो फील्ड में चेंज हो, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, या तो एरिया में चेंज हो, या रोटेशन हो। देखो ईएमएफ तब जनरेट होता है, ईएमएफ तब जनरेट हो सकता है या तो 3 चीज में से कोई चीज चेंज कर जाए, या तो एरिया चेंज कर जाए, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए, या रोटेशन हो जाए। तो उसके वजह से जो ईएमएफ पैदा होता है उस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इसके हम लोग करते क्या है? तो देखो यह एक कॉइल है जिसमें ये P है ना, ये Q है, ये R है, ये S है ना, और इसका लेंथ कितना? L, और ये मूवेबल है। तो मूवेबल अगर है तो इसका मतलब ये ऐसे करके मान लो किसी समय या ऐसे करके इस पॉइंट पर पहुंचा, इसका डिस्टेंस कितना मान लीजिए x,
कितना डिस्टेंस मान लीजिए x। अब सबसे पहला चीज में क्या निकालो पता है, एरिया। एरिया इक्वल्स टू फार्मूला क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ के जगह पे l कर दिया, ब्रेथ के जगह पे x कर दिया। फ्लक्स, अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे दिया अंदर की तरफ, है ना, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब साउथ पोल जनरेट हो रहा है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या लिखिएगा, B A cos 180। अब मैग्नेटिक फील्ड को B करो, एरिया के जगह पे Lx करो इनटू cos 180 का वैल्यू -1 करो। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस Lx। अब EMF कितना होगा बताओ, -d∅dt, नहीं -d∅dt, माइनस d फाइ के जगह पे क्या लिखोगे, Blx डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, dt, है ना। इस सब को अभी माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा Bl dx by dt। The rate of change of displacement is known as velocity। तो Blv हो गया EMF। अगर करंट बोलोगे तो E by R, इसका मतलब Blv डिवाइडेड बाय R, है ना। अगर तुमसे पूछेगा पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है V into I, इसके केस में E into I। तो E के जगह पे कितना वैल्यू पुट करोगे बताओ, BLV, और I के जगह पे क्या यूज करोगे, BLV by R, है ना। तो फाइनल क्या लिखेंगे बताओ, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, हो गया। एक और चीज इसमें पूछता है, फोर्स। F इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, BIL। जब BIL sin थीटा, तो sin थीटा का मतलब sin 90 डिग्री होगा। बोलो सर क्यों sin 90 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और यह जो है यह इधर की तरफ मूव कर रहा है की वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसे करंट होगा, है कि नहीं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो, करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, तो इसीलिए आपने BIL sin 90 लिख लिया। अब देखो B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड करो, I के जगह पे क्या लिखोगे, सो बताओ, BLV अब IR, है ना, sin 90 into L क्या लिखिएगा बताइए, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। यही हमारा फोर्स का होगा। इतना ही चीज तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि नहीं। एक और चीज लास्ट इसका रिवाइज करा के इसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। मोशनल EMF ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रॉड in uniform magnetic field। देखो इसमें क्या किए, एक रॉड लिए, इसका एक एंड को फिक्स कर दिया, एक एंड को क्या किया, फिक्स कर दिया। इसको ऐसे करके ऐसे इसको रोटेट करा दिया, यहाँ पे इसको क्या लेंगे, ये एंगल कितना बनाया बताओ, थीटा। इसका लेंथ कितना है, L है, कितना लेंथ है, L। सबसे पहला स्टेप जो तुम क्या करो, एरिया स्वेप्ट, एरिया SWWPG स्वेप्ट, कितना एरिया स्वेप्ट किया, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई into पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर मतलब पाई r स्क्वायर करो, पाई से पाई को कैंसिल करो, फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लो B, तो फ्लक्स phi इक्वल्स टू BA cos 180 डिग्री। E को B लिखिए, A के जगह पे थीटा L स्क्वायर बाय 2 into cos 180 का वैल्यू कितना लिखेंगे, -1। तो यहाँ से
माइनस डी एल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब फिर और EMF E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस E माइनस I माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, अब बी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन किसका होगा? थीटा का। कहा है थीटा का डिफरेंशिएशन होगा? क्योंकि इस पूरे रोटेशन में ओनली थीटा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? थीटा। और थीटा का मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का मतलब क्या बोलोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ये EMF का फॉर्मूला हो गया कि नहीं, है ना। और अगर हमको करंट पूछेगा तो I बराबर E बाई R, R का मतलब रेजिस्टेंस, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2R, ये इसका यूज करने का फॉर्मूला बस, है ना। इससे ज़्यादा अब नहीं मिल रहा है।